Hello students, today we will discuss about ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को लाइट के अंडर प्लेस करते हैं तो वो जो लाइट होती है वो किसी प्लेन के किसी एंगल पे रोटेट कर जाती है. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट consist of electromagnetic waves that oscillates in all phases perpendicular to the direction in which light travel. ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स होता है जैसे बल्ब है, जो उसमें से वेव्स निकलती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और जिस डायरेक्शन में वो लाइट जा रही है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जितने भी प्लेन्स बनते हैं वो लाइट जो है वो सारे प्लेन्स में स्कैटर हो जाती है. ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है, हमने उसको एक सिंगल प्लेन में कन्वर्ट करना होता है सो दैट वो सिंगल प्लेन की लाइट वो सिंपल उसके लिए हम लगाते हैं इसमें पोलराइजर. पोलराइजर क्या करता है? पोलराइजर जो ऑर्डिनरी लाइट है जिसके मल्टीपल प्लेन्स हैं, जो स्कैटर्ड लाइट है, ठीक है, उसके मल्टीपल प्लेन्स को वो कोइंसाइड करके वो सिंगल प्लेन की लाइट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, जो एक मल्टीपल प्लेन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिंगल प्लेन में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं पोलराइजर. एंड जो लाइट जो है वो पोलराइजर से पास होती है उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज का मतलब वो ऐसी लाइट है जो सिंगल प्लेन में है. ठीक है, द प्लैरीमीटर, जो प्लैरीमीटर है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कि वो जो कंपाउंड है वो लाइट के लिए कितना एक्टिव है, वो लाइट के साथ उसकी कितनी एक्टिविटी है, तो वो हम चेक करते हैं पोलैरीमीटर से. पोलैरीमीटर में होता क्या है? दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच लाइट सोर्स इज यूज बल्ब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है जो उसकी ट्रेवल लाइट के परपेंडिकुलर जितने भी प्लेन्स हैं उसमें वो लाइट जो है वो स्कैटर्ड है. उसके बाद हम पोलराइजर लगाते हैं. पोलराइजर क्या होता है? जो मल्टीपल प्लेन्स की लाइट को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज आ रही है, जो वेव्स आ रही हैं वो ऑक्सीलेट कर रही हैं ऑल प्लेन्स में, उसको एक सिंगल प्लेन में कन्वर्ट करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देता है. ये हम इसलिए करते हैं सो दैट वो जब लाइट जो है वो सिंगल प्लेन में होएगी तो हम जब उसको सैम्पल ट्यूब, दिस वन इज अ सैम्पल ट्यूब. ठीक है, हम सैम्पल ट्यूब का मतलब क्या होता है? इसमें हम सैम्पल प्लेस करते हैं. जिस भी कंपाउंड की हम ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं. तो उसमें से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो पास करते हैं सैम्पल ट्यूब में से. हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों बनाते हैं? सो दैट जब ये लाइट सैम्पल ट्यूब में से पास होएगी तो ये किसी एंगल पे रोटेट होती है. ठीक है, वो एंगल डिटर्मिन करने के लिए हम इसको एक प्लेन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो मल्टीपल प्लेन्स में होएगी तो हमें रोटेशन ऑफ एंगल जो है वो पता नहीं चल पाएगा. इसलिए हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम सैम्पल ट्यूब में से पास करते हैं. उसके बाद बाहर हम लगाते हैं एनालाइजर. एनालाइजर क्या होता है? एनालाइजर जो लाइट सैम्पल ट्यूब में से पास होके आ रही है वो सैम्पल के साथ हिट करती है और वो सैम्पल के साथ हिट करने के बाद उस प्लेन से रोटेट कर जाती है किसी ना किसी एंगल पे. ठीक है, तो जो एनालाइजर है वो अल्फ़ा की वैल्यू मेयर करता है. अल्फ़ा होता है वो डिग्री जिस पे जो लाइट है वो रोटेट हो गई है जिस प्लेन से वो आ रही थी. ठीक है, उसके बाद जब वो इस कंपाउंड में सैम्पल ट्यूब में से पास होती है तो जो कंपाउंड इसमें फिल किया है हमने उसके साथ हिट करती है. हिट करने के बाद इसके जो लाइट आ रही है वो किसी एंगल पर रोटेट कर जाती है. ठीक है, एंगल पर रोटेट करने के बाद वो जो अल्फ़ा एंगल होता है वो एनालाइजर जो है वो उसको मेयर कर लेता है. ठीक है, अगर वो जो लाइट है वो राइट डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब जो लाइट है वो अगर एंगल पे रोटेट करी है वो एंगल जो है रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो उसको बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी. इसको पॉजिटिव के साथ डिनोट करते हैं. अगर जो लाइट है वो काउंटर क्लॉकवाइज, वो ऑपोजिट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी और उसको नेगेटिव के साथ डिनोट किया जाता है. ठीक है,
नेक्स्ट है स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब है कि जब एनालाइजर जो है उसमें जो लाइट है वो किसी एंगल पे रोटेट हो जाती है, उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा इज द एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन होता है कि जब हम अल्फा को, वो जो सैंपल ट्यूब है उसकी एक लेंथ होती है एल, ठीक है, उसमें हम जो सैंपल प्लेस करते हैं उसकी कंसंट्रेशन होती है सी, ठीक है। जब हम एंगल ऑफ रोटेशन को डिवाइड करते हैं एल इंटू सी से, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है वो एक किसी भी कंपाउंड की रोटेशन होती है एट द स्पेसिफिक लेंथ एंड स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, ठीक है। लेंथ को हम डेसीमीटर में मेजर करते हैं और कंसंट्रेशन को ग्राम पर ml में, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है, वो एक एट द स्पेसिफिक लेंथ of the tube and at specific concentration the angle of rotation is called specific rotation. Length is measured in decimeter and concentration is measured in gram per ml. नेक्स्ट है ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू कंपनसेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपाउंड, सम ऑफ द कंपाउंड जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। क्या रीजंस होते हैं उसके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के? सबसे पहले इंटरनल कंपनसेशन, फिर है एक्सटर्नल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जब हम सैंपल ट्यूब में सैंपल जो है वो उसमें लोड करते हैं, तो जब हम वो जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है जब लाइट जो है वो एनालाइजर के पास पहुंचती है तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो जीरो होता है। क्यों? दैट्स वाई, क्योंकि जो हमने सैंपल प्लेस किया है वो एक रैसमिक मिक्सचर है। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव डेक्सो एंड लीवो दोनों कंपाउंड जो हैं वो हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन होने की वजह से उसमें मतलब उसमें दोनों कंपाउंड्स हैं, डेक्सो भी है और लीवो रोटेटरी दोनों कंपाउंड्स हैं। जब लाइट उसमें से पास करती है तो जितनी लाइट राइट डायरेक्शन में रोटेट करती है उतनी ही लेफ्ट में रोटेट कर जाती है, तो नेट एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। ये तब होता है जब हम रैसमिक मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है जब हम कभी टू इनैंशियोमर्स को मिक्स करके इक्विमोलर कंसंट्रेशन में उसके अंदर रख देते हैं, कंपाउंड्स के उसके सैंपल ट्यूब के अंदर रख देते हैं। तो ऐसी केसेस में क्या होता है, कभी कभी जो जब हम इक्विमोलर, मतलब क्या है कि हम किसी इनैंशियोमर्स को एक्सटर्नली हम कोई एनांशियोमर लेते हैं, इक्विमोलर कंसंट्रेशन में लेते हैं डेक्सो एंड लीवो का, ठीक है। तो वो हम उस सैंपल ट्यूब में लोड करते हैं, उसकी वजह से अगर एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है? ऑप्टिकल प्योरिटी होती है, मतलब क्या है, आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसकी कोई कंसंट्रेशन है, ठीक है, आपको उस कंसंट्रेशन का नहीं पता है, ठीक है, आप उसको सैंपल ट्यूब में लोड कर देते हैं। तो उसके बाद आप एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा मेजर करते हैं, जितना भी वो अल्फा का एंगल आता है आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपने उसका कंपैरिजन करना है 100% प्योर सब्सटेंस से, जो आपके पास सैंपल है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है वी डोंट नो, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको सैंपल ट्यूब में फिट करना है, आपने अल्फा की वैल्यू मेजर कर लेनी है। उसके बाद आपने 100% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अल्फा की वैल्यू मेजर करनी है। फिर आपने दोनों का कंपैरिजन जब आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो कंपाउंड है वो कितना ऑप्टिकली प्योर है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। Optical purity is a comparison of the optical rotation of pure sample of unknown stereochemistry versus optical rotation of sample of pure enantiomer। मतलब कि pure enantiomer की जो optical rotation है आप उसको compare करोगे optical rotation के साथ unknown sample की, ठीक है, ठीक है। मतलब कि आपके पास कोई अननोन सैंपल है, आप उसकी रोटेशन को कंपेयर करोगे प्योर इनैंशियोमर की रोटेशन के साथ। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्योरिटी,
ठीक है। नेक्स्ट है इनैंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। अब इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनैंशियोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो मतलब क्या है, ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज है एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दिस इज कॉल्ड इनैंशियोमर। और ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये जो है इसका मिरर इमेज है एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये क्या हो गया, इसका इनैंशियोमर हो गया, ठीक है। तो इनैंशियोमर जो होते हैं वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं एंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होते हैं। नेक्स्ट, इनैंशियोमर्स तब बनते हैं जब किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन हो। अगर किसी कंपाउंड में एक भी कायरल सेंटर है तो जो उसका मॉलिक्यूल जो है उसका मस्ट है कि उसका इनैंशियोमर्स होगा, ठीक है। Enantiomers have been present in a symmetric environment, identical chemical and physical properties, except for ability to rotate plane polarized light by equal amount but in opposite direction. अब देखिए, अब इनैंशियोमर्स जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ये ज़रूरी है कि जो कंपाउंड है उसमें एक कायरल कार्बन हो तभी उसके इनैंशियोमर्स होते हैं। और अब देखिए, ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की केमिस्ट्री सेम है, दोनों में ही जो CH3 है वो ऊपर लगा हुआ है, C के साथ Br लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों जो कंपाउंड्स हैं, दोनों जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। फ़र्क क्या होता है, द ओनली डिफरेंस इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब आप इसको लाइट के आगे रखोगे तो इसमें से एक जो होगा वो डेक्सो होगा, राइट डायरेक्शन में लाइट को मूव करोगा, और एक इनैंशियोमर जो होगा वो लीवो होगा, ठीक है। तो फर्क क्या होता है, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी का। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम दोनों को प्लस कर दें, अगर हम दोनों इनैंशियोमर्स को मिक्स करके रख दें इक्विमोलर कंसंट्रेशन में, तो लाइट की, जब आप इसमें से लाइट पास करोगे तो लाइट की जो नेट मूवमेंट है अल्फा जो है वो 0 होता है, क्योंकि दोनों जो हैं, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो एक डेक्सो है एक लीवो है, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, लाइट को नेट एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है V0 होता है, क्योंकि जब लाइट इससे पास होती है तो वो राइट डायरेक्शन में मूव करती है, फिर लीवो होने की वजह से फिर से इसी एंगल पे ही वो एनालाइजर के पास पहुंच जाती है। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स, ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर्स। अगर हम इनकी बात करें ये दोनों, तो ये क्या है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये क्या है, नहीं मतलब ये क्या है, मिरर इमेजेस है, ईच अदर नहीं, मतलब इसी कंपाउंड के, सेम कंपाउंड के डिफरेंट मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। अब कंपाउंड तो ये वाला है, इसका मिरर इमेज ये है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मिरर इमेज ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों का नाम भी, ये मिरर इमेजेस ही हैं एक ही कंपाउंड के, ठीक है, ये भी मिरर इमेजेस हैं एक ही कंपाउंड के। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम कंपाउंड, ठीक है। सो वी कैन से दैट these both and these both, ठीक है, these are mirror images of each other. Second, these are non superimposable. Obviously ये different टाइप्स के हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हुए, मिरर इमेजेस भी हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं, पर एक दूसरे के इनैंशियोमर्स नहीं है, कोई इनैंशियोमर्स वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। मिरर इमेजेस चाहे हैं, चाहे नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं, लेकिन ये इनैंशियोमर्स नहीं है।
तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, डायास्टीरियोमर्स जो होते हैं वो एक ही कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट, जब हम मिरर इमेजेस बनाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो मिरर इमेजेस बनती हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होती हैं बट इनैंशियोमर्स नहीं होते एक दूसरे के, उनको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, अब देखिए इस कंपाउंड में एक तो कायरल ये वाली सी है, एक ये वाली कार्बन है, दो कायरल कार्बन्स हैं, इसीलिए इसके इसके 4 इनैंशियोमर्स बन रहे हैं। मतलब ये टोटल जो है इसके 4 जो है कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, इनैंशियोमर्स बन रहे हैं। अगर एक कायरल कार्बन से ज़्यादा कायरल कार्बन्स होते हैं किसी कंपाउंड में तो ही उसके डायास्टीरियोमर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर एक कायरल कार्बन होता तो सिर्फ एक ही मिरर इमेज होता, तो और इनैंशियोमर हम नहीं बना पाते, तो फिर हम कैसे कोरिलेट करते। ठीक है, जब एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं तो हम बहुत सारे मिरर इमेजेस बना सकते हैं उस कंपाउंड के, तो हम डायास्टीरियोमर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डायास्टीरियोमर्स, अब दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है डायास्टीरियोमर्स होते हैं। अब देखिए डायास्टीरियोमर जो हैं, ठीक है, अब इनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसमें जो ब्रोमीन क्लोरीन है वो दोनों एक तरफ हैं, इसमें इधर की तरफ है, इसमें इधर की तरफ है, तो दोनों की स्ट्रक्चर में कितना ज़्यादा फर्क है। तो अगर स्ट्रक्चर में फ़र्क है तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेपरेट होती हैं। तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, और ये इसका कोई डेक्सो एंड लीवो का फंडा भी नहीं होता, और ये रैसमिक मिक्सचर भी नहीं फॉर्म कर सकते। ठीक है, तो अगर हम इनैंशियोमर्स की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर्स, अगर हम इन दोनों की बात करें, इनैंशियोमर्स की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले ये डिफरेंस होगा कि ये एक डेक्सो होगा, एक लीवो होगा। तो मतलब क्या है, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, तो एक का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, एक का वो नेगेटिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं इनैंशियोमर्स की। अगर हम ये इनैंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, अगर हम दोनों की बात करें तो क्या फर्क होगा। सबसे पहले ये होगा कि एक लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, एक लाइट को लेफ्ट में मूव करेगा, तो जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा अल्फा का। सेकंड है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। अब देखिए दोनों की स्ट्रक्चर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो टीएलसी भी सेम होती है, जो एनएमआर होता है वो भी सेम होता है, जो मास स्पेक्ट्रल एनालिसिस है वो भी सेम होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये भी सेम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन इन कायरल मीडियम। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आप इसमें कोई कायरल कार्बन ऐड कर दें, कोई कायरल मॉलिक्यूल ऐड कर दें जिसके ऊपर चार्ज हो, जो कायरल हो, मतलब कायरल कार्बन ऐड कर दें, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वाला इसके साथ रिएक्ट और तरह से करेगा, इसके साथ रिएक्शन जो है वो और तरह का होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो H है वो एक तरफ है। ठीक है, इसके इधर की साइड ब्रोमीन एंड क्लोरीन है। जब कायरल मॉलिक्यूल इनके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ जो रिएक्शन है वो ईजिली हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन जो है वो ईजिली नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ कंपैरिजन होगा इन दोनों में। ठीक है, जब भी आप इनको कायरल मीडियम में डालोगे तो दोनों के साथ कायरल मीडियम में जो रिएक्शन है उसमें कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों में फर्क है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। सिर्फ फर्क कहाँ पे होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन कायरल मीडियम। अगर अकायरल मीडियम है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है डायास्टीरियोमर्स। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं। डायास्टीरियोमर तब होते हैं जब किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं। अब ये देखिए, ये है एरिथ्रोज का मिरर इमेजेस है एलरिथ्रोज। ठीक है, उसी का ही एक और, क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है तो इसमें इसके और भी इनैंशियोमर्स बन रहे हैं। तो अगर हम इन सबको कंपैरिजन करें तो सारी मिरर इमेजेस हैं लेकिन एक दूसरे के इनैंशियोमर्स नहीं हैं, तो ये क्या हो गए, डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, तो डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जब किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, उससे ज़्यादा कायरल कार्बन जब एग्जिस्ट करते हैं तो उस कंपाउंड के इनैंशियोमर्स भी बढ़ जाते हैं।
तो उस कंपाउंड के इनैंशियोमर बढ़ने से बहुत सारे उसके मिरर इमेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या, जैसे ये इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज ये है, तो ये डिफरेंट जो होते हैं मिरर इमेजेस जिनका एक दूसरे के साथ कोई अब इनका कोई लिंक नहीं है। ये मिरर इमेजेस भी हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं, बट इनैंशियोमर नहीं है। तो ये क्या हो गए, डायस्टीरियोमर्स। अगर हम डायस्टीरियोमर्स की बात करें तो इनका और इनका क्या लिंक है, क्या इनका प्रॉपर्टीज का, अब देखिए इनका प्रॉपर्टीज तो बहुत फर्क होएगा, क्योंकि देखिए अब ये कहाँ, ठीक है, इनका और इनका कोई मैच तो है नहीं। तो डायस्टीरियोमर्स की जो साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है वो भी डिफरेंट होता है, टीएलसी भी डिफरेंट होती है, एनएमआर भी डिफरेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है, केमिकल इंडेक्स भी डिफरेंट, इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होता है, अकायरल में भी कायरल में भी, क्योंकि इनका कोई लिंक नहीं है आपस में, ठीक है। तो because of these conditions, ठीक है, diastereomers always have different properties. They have different melting point, different physical properties, different chemical properties, different rate of reaction in chiral as well as in chiral medium, and different TLC properties and different NMR mass spectroscopic analysis, ठीक है। नेक्स्ट है मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। अब मीजो कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जो देखने में ऑप्टिकली एक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कायरल कार्बन होता है, उनमें कोई कायरल कार्बन होता है, ठीक है। बट उनमें एक ऐसा मीजो होता है, मीडियन, ऐसा कोई उसमें सिमेट्री होती है जिस सिमेट्री की वजह से वो अकायरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कायरल कार्बन होते हुए भी वो अकायरल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सिमेट्री की वजह से उसमें कायरल कार्बन होते हुए भी वो अकायरल होते हैं। उनको बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, उनको बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। आपको एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये कोई कंपाउंड है, देखने में लगता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन, ये वाली भी है, ये वाली भी कायरल कार्बन है, बट ये कायरल नहीं है, मतलब इसमें कायरल कार्बन जरूर हैं, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि कोई कंपाउंड है आपके पास, अगर आप उसमें किसी प्लेन में काट दो, उसका कोई प्लेन होता है, मतलब सेंटर में उसको काट दो या किसी और प्लेन में काट दो, तो जो दो हाफ बनते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं तो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसका जो प्लेन है, अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो जो दो हाफ जो हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब ये कंपाउंड देखते हैं, ठीक है, इसमें भी कायरल कार्बन्स हैं, ठीक है ओके। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर हम इसे यहाँ से काट दें तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। जो ये वाला हाफ है और ये वाला हाफ है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला कंपाउंड। अब ये क्या है, इसमें NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी NH2 लगा हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट कर दें, तो जो दो हाफ हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो मतलब मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हुज मॉलिक्यूल, मतलब आपको सिंपल डेफिनेशन ये होती है, मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल कार्बन भी होते हैं, बट उनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, जिससे वो जो दो हाफ बनते हैं आफ्टर प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। दैट्स वाई द कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव वेदर इट कंटेन्स कायरल कार्बन, ठीक है। At the cost of containing of chiral carbon, these compounds are achiral, मतलब these compounds behave like achiral. These compounds are optically inactive due to presence of plane of symmetry.
at the plane of symmetry, at the plane where is cut the molecule from the center, ठीक है, the two halves are mirror images of each other. We can say that meso compounds are those compounds which contain chiral carbon, but these are optically inactive due to the presence of plane of symmetry. ठीक है, okay. नेक्स्ट है, अगर हमने कैलकुलेट करने हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स बनेंगी, तो अगर मॉलिक्यूल की कोई सिमेट्री नहीं है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की फॉर्म्स होती हैं 2⁻n। अगर उस कंपाउंड की कोई सिमेट्री है, ठीक है, उसमें दो केस आते हैं। फर्स्ट केस है अगर उसमें इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन है तो ये इतने ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स होंगी। अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन है तो इस इतने ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स होंगी। ठीक है, ये आपने सिर्फ इतना ही टेबल याद करना है, उसके बाद में कुछ नहीं याद करना इसका। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती हैं सिमेट्री दैट प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स दैट कट द कंपाउंड फ्रॉम द हाफ। ठीक है, टू इक्वल हाफ जो हैं वो मॉलिक्यूल के हमें जो है मतलब प्लेन ऑफ मतलब ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बेसिकली होते क्या हैं, मैं आपको समझाऊँ। अगर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री वो होते हैं कि जब ये क्या करते हैं, ये किसी भी कंपाउंड को टू पोर्शंस में इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं और जो वो दोनों पोर्शंस हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है। तो ये टू टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेकेंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि कोई एटम और ग्रुप है आपके पास, उसमें से आपने कोई प्लेन जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होती है, कोई प्लेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस प्लेन में जब उस कंपाउंड को रखा जाता है तो वो कंपाउंड जो है वो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। जो दोनों हाफ्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, अगर हम ये कंपाउंड करें ये भी ऐसा ही है। इसका अब इस प्लेन में हमने इसको कट कर दिया तो जो दोनों जो हाफ पोर्शंस हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिन कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि जब उनमें से लाइट पास करते हैं हम तब लाइट इससे हिट करती है, इस वाले पार्ट से हिट करती है तो वो राइट रोटेट हो जाती है। जब इस वाले पार्ट से हिट करती है तो वो लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाती है। तो नेट एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है वो 0 होता है। तो ये ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अगर किसी कंपाउंड में आप कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई एटम लगा हुआ है, अगर आप उसमें से उस एटम से स्टार्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर की तरफ उस लाइन को लेके आते हैं, फिर उस लाइन को फिर से एक्सटेंड करते हैं, तो जहाँ पे जाके वो लाइन मिलती है, अगर वो वाला ग्रुप और यहाँ से आपने स्टार्ट की थी वो वाला ग्रुप दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इस ग्रुप से सेंटर की तरफ लाइन लेके आती हूँ, फिर एक्सटेंड करती हूँ, तो ये दोनों ग्रुप सेम है, इधर की तरफ ये दोनों ग्रुप सेम है, तो इसका मतलब है इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होने से भी जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर तो दो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं तो जो दो हाफ हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, अब हम ये वाली डिस्कस करेंगे। ये कोई मॉलिक्यूल 1 है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं नो, तो ये दोनों जो है पोर्शन है वो मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे के। इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें
तो ये दोनों हाफ जो हैं ये मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हैं, ये मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हैं। मतलब क्या है कि अगर इसको हम यहाँ से काट दें, काटने के बाद ये दूसरे दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है।